हम पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ एक टर्म देख रहे हैं, इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी बाय जूलिया क्रिस्तेवा, फ्रेंच है ये, एंड इनका टर्म है इंटरटेक्सचुअलिटी। और इंटरटेक्सचुअलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स हैं, पैस्टिशे, पैरोडी, बर्लेस्क, ये सब जुड़े हुए टर्म्स हैं, पर मोटा टर्म है इंटरटेक्सचुअलिटी। और इंटरटेक्सचुअलिटी की भी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था और कई सारे विचारक स्ट्रक्चरलिज्म के लाइंस पर विचारते थे। अब ये फ्रांस नाम का जो कंट्री है, यहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स या बुद्धिजीवी हुए और वो लोग तरह तरह के इंटेलेक्चुअल मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। वो ज़माना ही ऐसा था। तो ऐसे में ऑलरेडी बहुत बड़े फिगर्स हो चुके हैं। रोलैंड बार्थ्स आ गए, मिशेल फूको आ गए, फिर ये जूलिया क्रिस्तेवा आ गई। तो अब इंटरटेक्सचुअलिटी, पहले क्या होता था कि साहित्य लिखा जाता था और ये जो लेडी हैं, इन्होंने खुद ने अपने मन से कुछ नहीं, बख्तिन रशियन लिंग्विस्ट हैं, बख्तिन रशियन लिंग्विस्ट हैं। हम बख्तिन को आगे कभी करेंगे ही सही। तो बख्तिन है, फर्डिनेंड डी सॉस्योर हैं, रोलैंड बार्थ्स हैं। इन तीनों के विचारों को ध्यान में रख कर इन्होंने अपना इंटरटेक्सचुअलिटी नाम का टर्म निकाला। उन तीनों ने इसकी बात तो करी है, इस धारणा की बात करी है, पर नाम उसे इंटरटेक्सचुअलिटी नहीं दिया। इन्होंने उसको एक नाम दे दिया, इसलिए इनके नाम से जुड़ गया। और जूलिया क्रिस्तेवा ये कहती है कि कोई भी साहित्यिक रचना मौलिक नहीं रहती, ओरिजिनल नहीं रहती। वो हमेशा किसी और टेक्स्ट से प्रभावित, फिर वो टेक्स्ट किसी और टेक्स्ट से प्रभावित, फिर उससे पहले वो किसी और से प्रभावित, ये वाली बात हो। अगर आपने टी.एस. एलियट के ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट नाम के ऐसे को एमए फाइनल लेवल पर तरीके से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि टी.एस. एलियट यही कहते थे। टी.एस. एलियट कहते थे कि पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता है कि कोई राइटर कुछ लिखता है तो लोग उसमें ओरिजिनल बातें ढूंढते हैं कि इसने ओरिजिनल नई बात क्या कह दी, जबकि ना तो कोई नई कहानी होती है ना कोई नई बात होती है। किसी ने कुछ लिखा, अगला राइटर उस मुद्दे को थोड़ा और आगे खींचता है, तीसरा उस मुद्दे को थोड़ा और खींचता है, तो ये कड़ियाँ बन जाती हैं। और इसलिए नया नाम का कुछ है ही नहीं। एक तरीके से उन्हीं बातों को घोट घोट कर उसमें से ही बातें निकलती रहती हैं। ये टी.एस. एलियट ने तभी कह दिया था, 20वीं सेंचुरी में उन्होंने ये बात कही थी। और अब ये जो जूलिया क्रिस्तेवा हैं, ये इसी बात को एक तरीके से कहेंगी, पर वो लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में सॉसियोर से प्रभावित होकर और फिर बख्तिन से प्रभावित होकर वो अपनी बात कहेंगी कि कोई भी टेक्स्ट ओरिजिनल नहीं होता, सारी इंटरटेक्सचुअल होती, इंटर कनेक्टेड। एक टेक्स्ट दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा टेक्स्ट तीसरे से कनेक्टेड है, एक कनेक्शन चलता रहता है। अब हम इसको थोड़ा सा, इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। द लेट
1960s एंड 1970s इस इन दो दशकों में 1960s एंड 1970s में वर अ टाइम ऑफ थियोरी। इसमें बहुत सारे सिद्धांत, सूत्र, थियोरी वगैरह बनाए गए। इट वॉज अ टाइम ऑफ इंटेंस थियोरेटिकल एक्टिविटी। 1960s और 1970s में बहुत सारे थियोरीज के क्षेत्र में काम हुआ, मोस्टली इन पेरिस, और बुद्धिजीवियों की जमघट पेरिस में थी। बुद्धिजीवियों की जमघट जर्मनी में भी थी, फ्रैंकफर्ट स्कूल वगैरह, और बुद्धिजीवियों की जमघट पेरिस में भी थी, जहाँ के कुछ विचारक वेर सेमिनल थिंकर्स, बहुत महत्वपूर्ण विचारक, लाइक रोलैंड बार्थ्स, मिशेल फूको एंड जूलिया क्रिस्तेवा, इन्होंने अपने अपने विचारों को डेवलप किया, developed their theories and challenged, उन्होंने चुनौती दी उन थ्योरीज को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या उनके मीनिंग्स को परिवर्तन करने के क्षेत्र में काम किया, एंड चैलेंज्ड एग्जिस्टिंग नोशंस ऑफ स्टेबिलिटी, वही मीनिंग की स्थिरता को चुनौती दी, बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा हुआ है। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, भाई सॉफ्ट स्किन, लंबे बाल, जेंटल वॉइस सिग्निफायर्स हैं, और ये सिग्निफायर्स इशारा करते हैं वुमन की ओर। उसी तरह से शॉर्ट हेयर या फिर मुस्टैश, ये सारी रफ स्किन, ये सारी सिग्निफायर्स हैं मेल के लिए। तो ये सिग्निफायर्स और सिग्निफाइड्स को लेकर बहुत झगड़ा होगा आगे, मतलब बहसबाजी खूब होगी। और पोस्ट मॉडर्निज्म में ये माना गया कि सिग्निफायर्स को जानबूझकर गलत डाल दिया जाता है, जैसे खाना बनाने वाली, घर संभालने वाली, बच्चों को पालने वाली सिग्निफायर्स हो गए, सब औरत की तरफ पॉइंट करते हैं, तो ये सिग्निफायर्स के एरिया में ही सारा गड़बड़ हो जाता है। तो सिग्निफायर्स पर बहुत सारा सवाल उठाया गया। सिग्निफाइड वो चीज़ है जिसके प्रति इशारा किया जा रहा है, इशारा करने वाली चीज़ें सिग्निफायर्स हैं। These ideas which signal the beginning of post-structuralist thinking, ये सिग्निफायर्स पर सवाल उठाना एक किस्म से पोस्ट स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट था। पोस्ट स्ट्रक्चरल में डीकंस्ट्रक्शन है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब जहाँ स्थिरता है उस स्थिरता में बिगाड़ करना, कुछ खोदबीन करके, खुदाई करके नए मतलब वगैरह निकालना, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, इनका बहुत महत्व है, टू अ कंसिडरेशन ऑफ रैडिकल अडेप्टेशंस। रैडिकल अडेप्टेशंस कोई मूल मौलिक कहानी है, उस मूल या मौलिक कहानी को लेकर उसको पूरा जैसे उसकी काया पलट कर दो। रैडिकल अडेप्टेशन हो गया, काया पलट कर दो। ऑफ एंशियंट ग्रीक ड्रामा, यूनानी ड्रामा वेस्टर्न लिटरेचर में एक स्थिरता रखता है, ग्रीक ड्रामा। अब उस ड्रामा को लेकर उसको आप मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर दो, उसकी काया पलट कर दो, नए तरीके से लिखो,
तो आप थोड़ा सा पुराना रख रहे हो, पर आप उस पर सवाल भी उठा रहे हो और उसमें आप नया भी ऐड कर रहे हो। तो दिस इज बिकॉज अडेप्टेशन, ये काया पलट करना, पुराने को नए तरीके से प्रस्तुत करना, अडेप्टेशंस आर अ रिजल्ट, ये परिणाम है ऑफ अ सीमिंगली पैराडॉक्सिकल प्रैक्टिस, एक विरोधाभास है इनके पीछे। पुराने को रखना भी चाह रहे हैं, पर पुराने को पुराने की तरह नहीं रखना चाह रहे, पुराने को रखना चाह रहे हैं पर नए रूप में। Which on the one hand accepts the existence of the author as a signal of cultural classification। एक ज़माना होता है, अब जैसे ग्रीक ड्रामा हम कहें तो ग्रीक ड्रामा का भी तो कोई पीरियड है ना, तो एक टाइम पीरियड है उसका, और उस टाइम पीरियड का ये राइटर है, तो उस टाइम पीरियड में ऐसा कल्चर हुआ करता था, तो राइटर उस कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ बातें कह रहा है, ये भी रखना चाह रहे हैं और इसकी काया पलट भी करना चाह रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ सवाल उठाता है, क्वेश्चंस the authority of the classical text and its function as an original। तो वो टेक्स्ट जो है उसको हमने अडेप्ट किया, नया टेक्स्ट बनाया। अब ये नया टेक्स्ट ओरिजिनल है क्या? इसमें पुरानी चीज़ें हैं तो सही, हमने कहीं से कुछ बोरो तो किया है, फिर उसमें अपना काम किया है, वो एक अलग बात है। तो टेक्स्ट की ओरिजिनलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। द रैडिकल अडेप्टेशंस, ये जो काया पलट का काम होता है, फुलफिल, पूरा करती हैं दिस पैराडॉक्सिकल फंक्शन, इस पैराडॉक्स, विरोधाभास वाले काम को पूरा करती हैं। दे एक्सेप्ट, वे कुछ चीज़ों को स्वीकारती हैं पुराने टेक्स्ट की, और कुछ चीज़ों पर सवाल उठाती हैं, और जिन चीज़ों पर सवाल उठाती हैं उन चीज़ों की काया पलट कर देती हैं। एंड दे ऑल्सो क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ का कि ये होता कैसे है। एक कल्पना करो कि एक कहानी है जिसमें कि जैसे वेस्टर्न लिटरेचर में सरसी, CIRCE, पहली चुड़ैल थी, ये साहित्य की पहली चुड़ैल सरसी। तो वो एक बहुत सुंदर महिला है, बहुत ताकतवर भी है, उसको बहुत सारी ताकतें प्राप्त है, भविष्यवाणी करने की ताकत है, बहुत सारी उसको ताकतें हैं, जादू टोना करने की ताकत है। तो अब ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, परंतु जो पुराना लिटरेचर है उसमें सरसी को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे चुड़ैल है, और इसके चंगुल में खूबसूरत नौजवान फंस जाते हैं, वो सेक्सुअली उनको घेर लेती है, फिर अगर वो कहना नहीं मानते तो उनके साथ ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है। तो नेगेटिव प्रेजेंटेशन है सरसी का। पुरुष के ऊपर नेगेटिव प्रेजेंटेशन नहीं है कि वो सेक्सुअली औरत से डरता है, औरत की ताकत से डरता है, ये नहीं, नहीं, यही खराब है, यही ऐसा करती है। तो ये सरसी का जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है, रैडिकल अडेप्टेशन में, अभी ये लेटेस्ट लिटरेचर में कंटेम्प्रेरी, जब हम कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स करेंगे किसी टाइम पे, तो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में क्या होता है, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में पुराना किसी चीज़ को लेंगे, मानो सरसी किसी वो जैसे होमर के एपिक वगैरह में आएगी, या इनीड में आ जाएगी वर्जिल के,
तो सर्सी नाम के कैरेक्टर को लेंगे, तो आपने वर्जिल के कैरेक्टर को लिया, होमर के कैरेक्टर को लिया, उन राइटर्स के कैरेक्टर को लिया और फिर काया पलट कर दी। फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अब सर्सी को देखकर और आप उसको एक शक्तिशाली पॉजिटिव वुमन बता देते हो और दुष्टता पुरुष की और कमजोरी पुरुष की बता देते हो, तो कई चीजों पर सवाल उठाया जाता है। आपने सर्सी को प्रस्तुत कैसे किया और किस आधार पर आपने उसको नेगेटिव प्रस्तुत किया, इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे। ये जो रेडिकल अडेप्टेशंस में है, तो मेन तो चीज को ले ली, स्केलेटन को तो ले लिया, पर जैसे हम हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदते हैं, स्केलेटन तो हमने ले लिया, फिर हम उसको पूरा गिरा के नए तरीके से अपने हिसाब से बनाते हैं। तो स्केलेटन किसी टेक्स्ट के किसी रूप को ले लिया, कोई एस्पेक्ट को ले लिया, फिर उसके ऊपर हम सवाल जवाब करके कोई नई चीज को बनाते हैं। दे एक्सेप्ट, कुछ बातों को स्वीकारते हैं, एंड दे ऑल्सो क्वेश्चन, कुछ बातों पर सवाल उठाते हैं। दे एक्नॉलेज, कुछ बातों को मानते हैं। येट दे डिसमेंटल, डिसमेंटल मैंने जो हाउसिंग बोर्ड के मकान का उदाहरण दिया, हमने स्केलेटन मकान परचेज किया, फिर हमने पूरा उसको गिराकर नए सिरे से खड़ा किया है। वो गिराना, एक एक चीज को उखाड़ कर फेंकना, डिसमेंटल। दे यूज एलिमेंट्स फ्रॉम सोर्स मटेरियल, वे मूल कहानी के सोर्स को लेंगे, जैसे सर्सी को लेंगे एज बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो सर्सी और उसके साथ जैसे इनियस या कोई कैरेक्टर है, ये लोग और वो जिस आइलैंड की मालकिन थी, वो बेसिक एलिमेंट्स या उन्हीं को बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाया जाएगा, पर कहानी नए सिरे से खड़ी की जाएगी। Yet they build a new construct. कैरेक्टर्स वो होंगे, जगह वो होगी, पर कहानी अलग होगी। They apply the basic colors, वही मूल रंग इस्तेमाल किए जाएंगे, पर उन मूल रंगों के साथ कुछ नए रंग जुड़ जाएंगे। Yet they mix them in new and innovative shades, उसमें नए रंग ऐड हो जाएंगे। They borrow ancient Greek myths, पुराने यूनानी कहानी किस्सों के कैरेक्टर्स को लिया जाएगा। Acknowledge this borrowing, और ये रेडिकल अडेप्टेशन जो मॉडर्न टेक्स्ट है उसमें स्वीकारा जाएगा कि हमने उस पुरानी कहानी के कैरेक्टर्स को बोरो किया है। येट दे रीमेक देम, पर इन कैरेक्टर्स का पुनर्निर्माण होगा फॉर द कंटेम्पररी मोमेंट, वर्तमान समय के लिए। थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन को लेकर जो थ्योरी है, कैन बी ट्रेस्ड टू जूलिया क्रिस्टेवा, क्योंकि इंटरटेक्सचुअलिटी उनका टर्म है, हु फर्स्ट coined the term intertextuality in the late 1960s, उनका बनाया हुआ टर्म है। क्रिस्टेवा आर्ग्यूड, क्रिस्टेवा ने ये बहस करी, that authors do not create texts from their own original minds. क्रिस्टेवा कहती थी कोई भी राइटर कुछ भी लिखने से पहले वह एक पाठक होता है और उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और उन किताबों से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट कर रखा है। वो डाइजेस्टेड इन्फॉर्मेशन उसके विचारों के साथ घुल मिल चुका है। आज जब वो लिखेगा तो उसके मन से कोई ओरिजिनल बात नहीं निकलेगी, उन सारे पूर्व में पढ़े गए बातों के
बेसिस पर ही उसका विचार निकलेगा। इसी से मिलती जुलती बात टी.एस. एलियट ने कहा है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, कि कोई भी राइटर इंडिविजुअल माइंड नहीं, वो कॉमन माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। रादर दे कंपाइल देम, वे किताबों का निर्माण करते हैं, जोड़ते हैं, कंपाइल करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट टेक्स्ट, पहले से जो मौजूद टेक्स्ट्स हैं उनके आधार पर वो अपनी किताब बनाते हैं, सो दैट, ताकि एवरी टेक्स्ट, हर किताब इज अ परम्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट्स का, एन इंटरटेक्सचुअलिटी, और इस कॉम्बिनेशन को ही इंटरटेक्सचुअलिटी नाम जूलिया क्रिस्तेवा ने दिया है। एक टेक्स्ट दूसरे को प्रभावित करती है, दूसरा तीसरे को प्रभावित करती है। इन द स्पेस ऑफ अ गिवन टेक्स्ट, ऐसा लगता है कि मैं एक राइटर हूँ तो मैं कुछ नया लिख रही हूँ, पर मेरी किताब वह स्थान बन जाता है जहाँ बहुत सारे कल्चर्स के राइटर्स, बहुत कल्चर्स के राइटर्स के व्यूज़ आके उतर जाते हैं मेरी किताब रूपी स्थान में, वेयर सेवरल अटरेंसेस, पहले के कहे गए बातें, अन्य लेखकों की कही गई बातें, टेकन फ्रॉम अदर टेक्स्ट्स, जो अन्य किताबों से ली गई हैं, एक दूसरे की काट करते हैं, इंटरसेक्ट, एंड न्यूट्रलाइज वन अनदर, और इसका प्रभाव इसकी काट करता है और उसका प्रभाव इस चीज की काट करता है, ऐसा चलता रहता है। अब हम अगले वीडियो में रोलैंड बार्थ्स देखेंगे इसी इंटरटेक्सचुअलिटी के संबंध में। जूलिया क्रिस्तेवा का टर्म है इंटरटेक्सचुअलिटी, पर उसका बैकग्राउंड जूलिया क्रिस्तेवा के टर्म का एक हिस्ट्री है। मतलब इंटरटेक्सचुअलिटी के ऊपर कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं होता, सब मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशंस ही हैं। ये जो इंटरटेक्सचुअलिटी है, इसके ऊपर लोगों ने क्या कहा, फूको ने क्या कहा, मिखाइल बख्तिन ने क्या कहा, इस तरीके से रोलैंड बार्थ्स ने क्या कहा, ये हम वीडियोस में देखेंगे। तो अगले में हम रोलैंड बार्थ्स के विचार को देखेंगे।